Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हमने एमडी कैट बायोलॉजी में से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी पे आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा, सारी एमसीक्यूज आपने देख ली होंगी। आइए हम देखते कि आपने ठीक सॉल्व किया है कि नहीं। तो एमसीक्यू नंबर 1 इज दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। तो प्यारे बच्चों, कौन सी ऑर्गेनल आपके जहन में आती है? आप बताइए। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन ये किसका फंक्शन है? अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन ये किसका फंक्शन है? फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसिस ये किसका फंक्शन है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, यानी SER का फंक्शन है। तो आंसर इज चार्ली, SER। MCQ नंबर 2, विच वन ऑलवेज passes through nuclear membrane from nucleoplasm to cytoplasm। तो प्यारे बच्चों, चूँकि सारी इंफॉर्मेशन वो DNA की सूरत के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर RNA की सूरत में न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आती है और फिर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो मैसेंजर RNA की बात कीजिए, ट्रांसफ़र RNA की बात कीजिए, राइबोसोमल RNA की बात कीजिए, ये सारे RNA न्यूक्लियस के अंदर बनते। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आते। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डेल्टा, यानी RNA। MCQ नंबर 3, कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपको मालूम, साइटो सेल को कहते, प्लाज्म फ्लूइड को कहते। तो फ्लूइड ऑफ सेल कंटेनिंग ऑल ऑर्गेनल्स इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस को कहते, प्लाज्म फ्लूइड को कहते। तो फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन है? वो न्यूक्लियर पोर्स हैं। आंसर देख लीजिए, आंसर इज चार्ली, यानी न्यूक्लियर पोर। MCQ नंबर 4, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉजेस फ्लो ऑफ ऑल एक्सेप्ट। बकिया के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन हो ना हो, आप कहेंगे लाइजोसोम तो हमारे सिलेबस में ना था, तो आप देखिए वो आंसर भी नहीं है। आंसर इज अल्फा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मालूम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फिजिकली लिंक्ड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी फ्री मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो हम कहते ये जो ऑर्गेनल है वो अल्फा है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। MCQ नंबर 5, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ। आप बताइए, क्रोमोसोम वैसे अगर आप फुल प्रोटोकॉल के साथ बोल दीजिए तो क्रोमोसोम किसे कहते? इस लेवल पे हम ये बता दिया करते कि DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसे क्रोमोसोम बोलते। आप बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हिस्टोन प्रोटीन होती है? हम कहते नहीं होती है। इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में हम फुल प्रोटोकॉल के साथ क्रोमोसोम नहीं कहते। हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन मटेरियल बोल देंगे, न्यूक्लियर मटेरियल बोल देंगे, न्यूक्लियर रीजन बोल देंगे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ DNA कंटेनिंग होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो आंसर इज, हम कहते सिर्फ और सिर्फ DNA होता है। आंसर इज अल्फा, DNA ओनली। MCQ नंबर 6, मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस एक्सोन मेम्ब्रेन वाया सोडियम पोटाशियम पंप इज थ्रू। अब सोडियम पोटाशियम पंप की बात कीजिए तो ये
ATPase भी है, यानी ATP को यूज़ भी तो करेगा, यानी ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम की जो मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एग्जाम्पल है किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 7, in Golgi apparatus, cisternae are thought to be moving from dash to dash। प्यारे बच्चों, इसके हवाले से देख लीजिए। तो अगर मैं आपके सामने इस तरह से गोल्जी अपरेटस का जो एक पार्ट है सिस्टर्ना, ये आपके सामने बना दिया, तो ये जो बाहर की तरफ वाला पार्ट है ये किस शेप में है? ये कन्वेक्स शेप के अंदर होता है, यानी आउटर कन्वेक्स होता है और इनर कनकेव होता है। और आप देखिए मेम्ब्रेन की जो एडिशन होती है वो आउटर कन्वेक्स में होती है और मेम्ब्रेन जो लीव करेगी वो इनर कनकेव से होती है। तो आउटर से इनर की तरफ मूव होता है, या आप बोल दीजिए क्या, कन्वेक्स से कनकेव की जानिब ये मूव होता है। और प्यारे बच्चों, ये जो MCQ है ये देख लीजिए, इसका जो आंसर, यानी इन गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी और सिस्टर्ना आर थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश, तो हम कहेंगे कन्वेक्स से कनकेव की तरफ मूव कर रहा। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल? तो आप मुझे बताइए, क्या सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में? जी बिल्कुल होती है। तो आंसर इज अल्फा। सेलुलोज आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, म्यूरिन बोल दीजिए, या जो होल मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है सेकुलस बोलते हैं। तो आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 9, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन। तो प्यारे बच्चों, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। आपको मालूम है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती हैं। आप बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों बोलते? आपको मालूम है प्रो बिफोर को कहते, कैरियो न्यूक्लियस को कहते। तो अ सेल दैट इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी अभी न्यूक्लियस नहीं बना था, न्यूक्लियस की एवोल्यूशन नहीं हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये सेल बन गया तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मटेरियल यानी DNA तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अराउंड में मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, यानी बुनियादी बात मेम्ब्रेन की है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। आंसर देख लीजिए, आंसर इज बीटा। बकिया सारे सेल्स यूकैरियोटिक सेल हैं, तो उनके पास तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होती हैं। क्या नॉन मेम्ब्रेनस भी होती हैं? जी, यानी यूकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस भी हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस भी और डबल मेम्ब्रेनस भी होती हैं। MCQ नंबर 10, इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन। याद रखिए, जिन सेल्स के अंदर ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP बना कर देना, तो इस बात को याद रखिए, जिन सेल्स में ATP यूजेज ज्यादा होगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। तो आंसर इज बीटा। स्केलेटल मसल्स की बात करते, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी? स्केलेटल मसल्स की। तो ज्यादा ATP रिक्वायर है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। MCQ नंबर 11, इफ साइज ऑफ अ पार्टिकल इज लार्ज और इट हैज पोलैरिटी, द सुटेबल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी। देखिए, एक तो उसने कहा कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है और लार्ज है, और लिपिड बाइलेयर की बात कीजिए तो हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल फॉर चार्ज पार्टिकल्स।
लिपिड बाइलेयर वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स को पास थ्रू होना अलाउ नहीं करेगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर मेम्ब्रेन के हवाले से बात की जाए, आपने देखा है ऐसे कि लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। जैसे अगर आपके सर यहाँ पर ये एक बना दें, क्या कोई प्रोटीन बना दी है और फिर इसके साथ भी मौजूद होगी क्या, लिपिड बाइलेयर होती है। तो अगर आप पोलर सब्सटेंसेस की बात कीजिए या अगर आप बात कीजिए किन की, लार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो प्यारे बच्चों वो लिपिड बाइलेयर से पास थ्रू नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। यानी बात की जाए तो क्या कि फैसिलिटेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन से होती है। तो याद रखिए हम आंसर करेंगे चार्ली, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, न्यूक्लियोलस कंटेन्स, आप बताइए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम, तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस की बात की जाए, आपने पढ़ा है कि उसमें अगर ये न्यूक्लियोलस हो तो आपको पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया मिलता है, पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, यानी स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों सेंट्रल क्या होगा, हम कहते हैं फिब्रिलर एरिया, यहाँ पर डीएनए होता है, उससे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोमल परिकर्सर ही यहां पर आपको मिलेंगे। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 13, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस इज, तो बेटे ये जो एक यूनिट की बात कीजिए तो इसे क्या कहते, सिस्टर्ना कहते। सिस्टर्ना की एटमोलॉजी सैक है, तो चूंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए क्या कहेंगे, सिस्टर्ना बोल दिया करते। आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 14, इट डज नॉट नीड एनर्जी, याद रखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। और इन चार ऑप्शंस में देख लीजिए, आंसर इज चार्ली, ओस्मोसिस। अच्छा बेटे ओस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या फर्क है, याद रखिए डिफ्यूजन की बात हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो, हम सल्यूट पार्टिकल की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की बात होती है, आपकी बॉडी का जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर होता है, इसीलिए तो वाटर की बात होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ selectively permeable membrane is known as osmosis. MCQ number 15, which substances can cross plasma membrane more easily, तो प्यारे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वो सब्सटेंसेस इजीली पास थ्रू हो जाएंगे जो लिपिड सोलुबल हैं, और जो पास थ्रू नहीं हो पाते डिफ़िकल्टी फील करेंगे, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। और वैसे भी आप देखिए मैक्सिमम सरफेस ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड है, तो सरफेस एरिया को जो मैक्सिमम कवर करे वो लिपिड्स हैं, तो जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस वो इजीली पास थ्रू हो जाएंगे। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 16, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, नहीं बेटे ये डिसिमिलर होती हैं। यानी अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बात कीजिए, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डेड फॉर्म के अंदर होती है। और आउटर मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते इसको तो सीव बोलते, बेतहाशा पोरिन प्रोटीन होती है, यानी वो सेलेक्टिवली परमिएबल भी नहीं है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात कीजिए तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इसके ऊपर आपको रेस्पिरेटरी चेन के जो कंपोनेंट्स हैं आपको वो मिलेंगे। यानी आप साइटोक्रोम एंजाइम बी की बात कीजिए, CAA
A3 की बात की जाए तो वो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है। कंपोजिशन के हवाले से भी बात की जाए तो वेरिएशन है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिसिमिलर होती है। बीटा इज द आंसर। MCQ नंबर 17, विच वन इज आ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल के हवाले से बात की जाए तो याद रखिए वो ऑर्गेनल जिनके अंदर DNA मौजूद होता है, वो ऑर्गेनल जिनके पास राइबोसोम भी होते हैं। तो चूंकि DNA से RNA की फॉर्मेशन होगी और RNA से फिर राइबोसोम की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनके पास DNA भी हो और राइबोसोम भी हों तो वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। और उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र करेंगे और क्लोरोप्लास्ट का जिक्र करेंगे। लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में से चूंकि एक ही ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियन, यानी आंसर इज डेल्टा। MCQ नंबर 18, द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन विच फैक्टर ऑफ द सेल। तो अभी बताया आपको कि इसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं, यानी जो जिस कदर ज़्यादा फिजिकली फंक्शन कर रहा उसको ज़्यादा ATP रिक्वायर होगी और उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो आंसर इस बीटा कि जिन सेल्स की, यानी मसल्स की बात कर लीजिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, ATP ज़्यादा रिक्वायर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी ट्रांसपोर्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड करती है? हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे क्योंकि ATP रिक्वायर होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, यानी इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। आंसर इज न्यूक्लियोलस। लेकिन लार्जर और सब यूनिट जो अटैच होंगे और फंक्शनल फॉर्म के अंदर आएंगे वो साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम मौजूद तो हैं और वो फैक्ट्री भी है, लेकिन वहाँ पर फंक्शनल नहीं है। राइबोसोम फंक्शनल फॉर्म में, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर करेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। MCQ नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से क्या नहीं होगा? तो हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। और ग्लाइऑक्सिसोम बहुत सारे प्लांट सेल्स के अंदर भी नहीं होता, ये उन्हीं सेल्स के अंदर होता है जहाँ पर ग्लाइऑक्सालेट साइकिल, यानी जहाँ पर स्टोर्ड फैटी एसिड हों और उन स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होता है क्या? ग्लाइऑक्सिसोम। तो आंसर इज बीटा। अब आप बोल देंगे कि सर ये जो ग्लाइऑक्सिसोम हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे, और प्लांट सेल के अंदर भी वो जो लिपिड रिच होते हैं। MCQ नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनल हैज सिम्बियोटिक ओरिजिन। सिम्बियोटिक ओरिजिन एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस जो लिन मार्गुलिस साहिबा ने दिया वो याद तो आता होगा। और प्यारे बच्चों जिक्र करते हैं किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। और गिवन ऑप्शन में देख लीजिए हम कहते हैं बीटा इज द आंसर। MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर इनमें से कौन सा ऑर्गेनल नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते अल्फा, यानी फ्लैजेला। आपने पढ़ा है फ्लैजेला, लाइसोसोम, सेंट्रियूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। तो आंसर इज अल्फा। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी बात नहीं करते। MCQ नंबर 24, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इज, जिसे हम अभी कुछ देर पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलते हैं, ये बेसिकली सेमी ऑटोनोमस हैं, यानी सेल्फ डुप्लीकेटिंग तो हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से रिक्वायर होती है, इसीलिए बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। शामिल है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया,
एंड क्लोरोप्लास्ट। आंसर देख लीजिए, बीटा इज द आंसर। MCQ नंबर 25, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड मटेरियल विद देम कॉल्ड एज पेप्टिडो ग्लूकोज, नहीं ये तो नहीं होता। पेप्टिडो अमाइनोज नहीं होता, पेक्टिन भी नहीं है। हाँ, म्यूरिन होती है। जैसे इसी को तो पेप्टिडो ग्लाइकेन बोला फिर आपने, और म्यूरिन की एटमोलॉजी सिटी वॉल है। जैसे बैक्टीरिया को आप एक सिटी मान लें, उसके अराउंड में जो वॉल है उसे म्यूरिन कहते हैं, और जो होल मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है सेक्युलस। आंसर इज डेल्टा। MCQ नंबर 26, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन। आंसर इज प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। वायरसेस में तो नहीं होते ना, और बेटे दोनों में फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है, लेकिन यूकैरियोटिक 80S। लेकिन क्या 70S यूकैरियोटिक सेल में होते हैं? जी, हम लोग कहते माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर आपको 70S राइबोसोम मिलते। आंसर इज बीटा। यूकैरियोट्स के अंदर भी होते और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। MCQ नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल लैक राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, DNA भी होता है, राइबोसोम भी है, इसीलिए खुद प्रोटीन भी बनाता है। न्यूक्लियस, और भाई न्यूक्लियोलस के अंदर ही तो बनते हैं, होते हैं। गोल्जी अपरेटस के पास नहीं होते। अगर गोल्जी अपरेटस के पास होते तो गोल्जी अपरेटस का भी ये फंक्शन होता, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि नहीं है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी DNA है। राइबोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, तो आंसर इज चार्ली, गोल्जी अपरेटस के पास नहीं होते। नेक्स्ट MCQ नंबर 28, which of the following organelle has a continuous connection with nuclear membrane। तो प्यारे बच्चों, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो फिजिकली लिंक्ड है वो कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER की बात होती है। आंसर इज चार्ली। 29th, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स इन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या? हम कहते एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन को जो ग्लाइको प्रोटीन में बदल दे, लिपिड को जो ग्लाइको लिपिड्स के अंदर बदल दे, वो कौन सी ऑर्गेनल है? गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या? हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है। तो कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो और माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो इनर मेम्ब्रेन है उससे लिंक्ड है ये प्रोसेस। चूंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं, रेस्पिरेटरी चेन की जो एंजाइम्स हैं वो लिंक्ड होती हैं किससे? इनर मेम्ब्रेन से। तो आंसर इज अल्फा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। MCQ नंबर 31, विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 60 to 80% तो प्रोटीन होती है, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 32, आइडेंटिफाई नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरह के MCQ पूछा करते हैं कि डबल मेम्ब्रेनस कौन सी है, नॉन मेम्ब्रेनस कौन सी ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सी है। तो नॉन मेम्ब्रेनस की बात की जाए तो कौन? राइबोसोम। और इनमें सिंगल मेम्ब्रेनस की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बकिया दोनों स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो वो डबल मेम्ब्रेनस हैं। तो आंसर इज बीटा। MCQ नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। तो आंसर इज बीटा के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। MCQ नंबर 34, सेल्स कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस आर कॉल्ड। तो प्यारे बच्चों,
मोनोन्यूक्लिएटेड सेल को कहते। तो आंसर इज मोनो कहते वन को, तो जो वन न्यूक्लियस कंटेनिंग होगा उसे क्या बोलेंगे? मोनोन्यूक्लिएटेड। एमसीक्यू नंबर 35, न्यूक्लियोलस इज विजिबल इन। प्यारे बच्चों, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स, और बल्कि न्यूक्लियोलस की बात कीजिए, वो तो उसी वक्त विजिबल होगा। और जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा, फिर आपको क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब न्यूक्लियोलस होता ही नहीं तो विजिबल कहां से होगा। लेकिन जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है, और नॉन डिवाइडिंग स्टेज की बात कीजिए तो आप इंटरफेस की बात कीजिए, आंसर इज अल्फा। बाकी अब माइटोटिक फेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो यहां पर तो सेल डिवाइड कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 36, सेंट्रल फिब्रिलर एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया में राइबोसोमल डीएनए होता है। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा कौन? यानी सेंट्रल फिब्रिलर एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट 37 की बात करेंगे। द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स मटीरियल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड। प्यारे बच्चों, उसे हम सिस्टर्नल मेम्ब्रेन कहते, या आप सिंपली सिस्टर्ना ही बोल दीजिए, इसकी एटमोलॉजी सैक है। आंसर इज चार्ली। 38, बिसाइड्स गिविंग आउट सिक्रीटरी वेसिकल्स द गोल्जी apparatus is also concerned with formation of। आप पहले तो ये बताइए कि गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन कहां से होती? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन कहां से? गोल्जी अपरेटस से, प्राइमरी लाइसोसोम कहते। आंसर इज बीटा। 39, मोस्ट प्लांट सेल लैक। वो 3 कंपोनेंट्स के हवाले से बता रहा होता हूं बेटे, और आपकी किताब ने भी लिखा। वैसे तो बहुत सारी बातें बताई आपको, यानी फ्लैजेला की बात होती है, लाइसोसोम की बात होती है, और फिर बात होती है किसकी? सेंट्रियोल्स की। तो आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्या वैक्यूल होता है? फैगोसाइटोसिस से वैक्यूल ही तो बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्या सेंट्रल वैक्यूल होता है? हम कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको नहीं मिलता है, किसमें? एनिमल सेल के अंदर। तो आंसर इज डेल्टा। 41, विच यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनल आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। 2 ऑर्गेनल्स को सिम्बियोटिक ओरिजिन के साथ एसोसिएट किया, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी बताइए? क्लोरोप्लास्ट की बात होती है। तो गिवन ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। आंसर इज चार्ली। 42, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पहली ऑप्शन देखिए, प्रोकैरियोट्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। नहीं प्यारे बच्चों, बाइनरी फिशन होती तो है, एमाइटोसिस भी कहते। प्रोकैरियोट्स हैव नो डीएनए, नहीं क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स हैव नॉट इंटरनल मेम्ब्रेन्स। जी बिल्कुल, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं। तो यही आंसर है। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। तो आंसर इज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी बैक्टीरियल सेल। बेटे माइटोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, एक आप कहते हो कैरियोकिनेसिस, एक साइटोकिनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कैरियोकिनेसिस भी नहीं होती है, तो माइटोसिस भी नहीं होती है। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 44, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स
generally have which of the following feature in common? A membrane bounded nucleus कॉमन फीचर नहीं है। राइबोसोम्स आप कह लीजिए ये कॉमन फीचर है। अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोस नहीं। आप देखिए प्रोकैरियोटिक की पेप्टिडोग्लाइकिन और लीनियर क्रोमोसोम नहीं बेटे, जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें तो लीनियर क्रोमोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए, तो आंसर इज बीटा। अगरचे राइबोसोम के हवाले से वेरिएशन भी है, लेकिन राइबोसोम्स होते तो हैं। 45 लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफिलिक होती है कि हाइड्रोफोबिक? तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका जो हेड होता है वो क्या? हाइड्रोफिलिक होता है, और इसकी जो टेल होती है वो क्या? हाइड्रोफोबिक होती है। और फिर ये जो हेड है ये क्या? हाइड्रोफिलिक है। इसीलिए आप देखिए कि सेल के अंदर से भी हाइड्रोफिलिक पार्ट को जो फेस कर रहा है वो हेड है, टेल उससे अवे है। बाहर पर भी जो वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको भी जो फेस कर रहा है वो कौन है? हेड है, टेल उससे अवे होती है। दोनों बातें हैं, यानी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 46, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड्स ऑन द डैश साइज ऑफ द सेल। नहीं, अब मसल फाइबर की बात की जाए, साइज लार्ज है तो न्यूक्लियर पोर्स इस पे डिपेंड नहीं करते। डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, नहीं, ये चीज है कि भाई कितना आरएनए बन के न्यूक्लियर पोर से बाहर जाना है। क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल ने जब डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर आना होता है तो फिर डीएनए से बहुत सारा मैसेज और मैसेंजर आरएनए की सूरत के अंदर वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है। तो प्यारे बच्चों, जिन सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी यानी ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रही होगी, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन हो रही होगी, तो उन आरएनएस को बाहर निकलने के लिए न्यूक्लियर पोर्स भी ज्यादा रिक्वायर होंगे। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 47, which component present in excess amount in plasma membrane? 60 to 80% कौन है? हम कहते प्रोटीन। 20 to 40% लिपिड्स। स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों, जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है वो प्रोटीन्स हैं, चार्ली। लेकिन मैक्सिमम सरफेस ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूल इज लिपिड। एमसीक्यू नंबर 48, फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी इन पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बात होती है। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 49, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल इज कॉल्ड? वैसे तो फैगोसाइटोसिस बेहतरीन था, लेकिन गिवन ऑप्शन में एंडोसाइटोसिस इज द आंसर। लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड नॉट बी फाउंड इन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्यारे बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिफरेंस आपको बताया था वो क्या? हम कहते प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है। आंसर देख लीजिए, आंसर इज डेल्टा। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।